हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन बात में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आजकल हमारी जो क्लास बड़ी अच्छी क्लास जो है चैनल पर चली हुई है, और आज की जो क्लास है हमारी, जो आपका HPJFD टैट हुआ था 24 जुलाई 2022 को, उसका मैथ का सोल्यूशन आज हम आपको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन का बेस पता लग जाता है और बहुत से क्वेश्चन जो है एज इट इज नेक्स्ट टैट में जो है रिपीट हो जाते हैं। एक टैट हुआ था पीछे, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो 30 क्वेश्चन है मैथ के उसको सोल्व करवाएंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है छूटे नहीं। आप जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि बड़ा मेहनत और बड़ा टाइम जो है लगता है एक वीडियो को बनाने में। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही तो हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, मैथ का जो है सेशन रहने वाला है 91 से 120 तक, इसमें 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 91 है 91। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r दी गई है। ठीक है, अब देखिए ये होता है वृत्त। ठीक है, ये बना लिया वृत्त। ठीक है, वृत्त का परिमाप और परिधि एक समान ही होते हैं। परिमाप क्या, कैसे मापोगे वृत्त का परिमाप? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई धागा यहाँ से स्टार्ट किया और उसको सेम एज इट इज जैसे वृत्त है उसके ऊपर से घुमा दिया। ठीक है, ये धागा मान लिया, ये धागा जो है इतना लंबा निकला। ठीक है, वृत्त का, तो यही वृत्त का परिमाप होगा और इसी को परिधि भी हम बोलते हैं। ठीक है, परिधि और परिमाप वृत्त का एक ही होता है। तो वृत्त का परिमाप लिखो या परिधि, वो कितना होता है 2πr होते हैं। ठीक है, परिधि भी बोलते हैं इसको, परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, 2πr किसका है भाई? पूरे वृत्त का है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बोलो तो आधा। ठीक है, इसको आधा कट कर लेते हैं। ठीक है, ये आधा कट हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा इसका कट हो गया। जब इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए? जब इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो कितना आया? सिर्फ यहां से क्या आया? πr। ठीक है, πr, यही आंसर आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए, ये जो πr आया है ये सिर्फ इतने का है। किसका है? आधे का है, इतने का। ठीक है, लेकिन ये भी तो बच गया, ये बच गया। और जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, और यहां रखकर प्रकार हमने किसी वृत्त को बनाया, तो ये आधी जो होती है व्यास की, आधे क्या होती है आपकी? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से ही लिखते हैं, वो दिया भी गया है क्वेश्चन के अंदर, त्रिज्या इसकी r है। ठीक है, तो ये व्यास का ही काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r। ठीक है, और इधर भी कितनी बच गई? r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो साथ में हमने इस व्यास को भी इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका कंप्लीट जो है वो परिमाप निकल पाएगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन गया? πr प्लस 2r। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 का 91 का क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, समझ गए? पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr। जब इसको हम हाफ करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, आधा आ जाएगा। ठीक है, पर ये आधा जो है ये सिर्फ इस हिस्से का है परिमाप। ठीक है, अब ये बच गई जो है, ये एक रेखा बच गई, ये वृत्त की व्यास होता है, और वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या r दी गई, इसका तो दुगुना कितना हो जाएगा? 2r, वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 92 देख लेते हैं। माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यक x है। ठीक है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए
तो आंकड़ों का माध्यक जो है वो y है। x तथा y के मानों का योग आपने बताना है। सबसे पहले माध्यक निकालेंगे। कैसे माध्यक निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं कैसे निकालेंगे, जो है इनको बढ़ते क्रम में, जो भी आंकड़े दिए हैं इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक है, सबसे छोटा देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, 8 है भाई। ठीक है, 8 कितने बार आया है, 8 सिर्फ एक बार ही आया है। उसके बाद क्या है, 9 कितने बार आया, 9 भी एक बार ही आया है। ठीक है, 8 के बाद 9 है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, 13। ठीक है, 13 कितने बार आया है, 13 आया है 2 बारी, 1 2। ठीक है, उसके बाद है 14 कितने बारी आया है भाई, 4 बार। 14 आया है 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद है 15 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार 15 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16 कितनी बार आया है, 1 2 बारी 16 आया है। और उसके बाद क्या है आपका 17 कितनी बार आया है, 1 2, बस 2 बारी आया है हमारा 17। ठीक है, 2 बारी क्या आया है, 17। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, टोटल आंकड़े हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, जितनी भी टर्म है, मान लिया n, उनको +1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो टर्म हमारी आ जाएगी। ठीक है, 15 है टोटल टर्म हमारी, इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 और भाग दे देंगे 2 से, तो 16 आ जाएगा, 16/2। तो 8th टर्म हमारी होगी, वो हमारा मध्य होगा। जो भी 8th टर्म होगी वो हमारा मध्य होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म कौन सी है, 14। और ये क्या आ गया, x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 14। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई है। x की वैल्यू हमारी 14 आ गई क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ये फर्स्ट माध्यक है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए। चलो भाई 8 को उड़ा देते हैं, 8 उड़ गया, 8 के स्थान पर किसने ले लिया, 18 ने ले लिया। ठीक है, तो माध्यक y है, x और y के मानों का योग आपने बताना। देखो 8 जो वहां से खत्म हो गया, उसकी जगह 18 आ गया। 18 को हम आगे नहीं लिखेंगे, यहां गलती हो जाएगी। 18 को आगे नहीं लिखना है, उसको उसके बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है। तो 17 के बाद 18, और 18 एक बार ही आया है। ठीक है, अब देख लीजिए, माध्यक तो वही सेम टर्म से निकलेगा, टर्म तो वही 15 ही है। ठीक है, वही 8 वाली रखनी है हमने, लेकिन अब 8 पे कौन हो जाएगा वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पे कौन आ गया, 15, और ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। ठीक है, समझ गए बात। अब क्या बोला गया, इनका योग, दोनों का योग करना है, x + y, यानी कि 14 + 15 कितना आ जाएगा, 29 और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 में क्या बोला गया है, x अक्ष को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए भुज, ऑप्शन बी कोटि, ऑप्शन सी मूल बिंदु, ऑप्शन डी चतुर्थांश। तो देख लीजिए, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है, y को बोलते हैं कोटि और x को बोलते हैं भुज। ठीक है, तो यहां से आपको आपका आंसर मिल गया। 43 का हो गया, सॉरी 93 का हो गया ऑप्शन नंबर ए भुज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब किसी की भी पावर 0 होती है, ये बात नोट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट बार भी आ सकता है। रकम कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझना है। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के समान होता है। ध्यान रखना, 0 कभी भी नहीं होगा। किसी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तब वो 0 हो सकती है, लेकिन किसी की पावर यदि 0 है तो वो 1 है। चाहे 1 लाख की पावर 0 हो तो भी वो 1 है, चाहे 1 की पावर 0 तो भी वो 1 है। ठीक है, तो बस अब यहां से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 3 की पावर 0 है यानी कि 1, प्लस 2 की पावर 0 है यानी कि 1। ठीक है, गुणा में 5 की पावर 0 है यानी कि 1, 1 और 1 हो गया 2,
2 गुणा 1 कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश के अंदर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 4 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक लास्ट में जाते हैं। जब इनको पूर्ण संख्या कैसे बना देंगे, जब इनके आगे 0 लग जाएगा, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उनको पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्रथम 5 में 0 भी आपने काउंट करनी है, 1 से नहीं करना है। ठीक है, तो प्रथम 5 कौन कौन से हो गए, मध्य में आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जितने भी आंकड़े दिए होते हैं, जितनी भी रकम दी होती है, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 यानी कि शुरुआत फर्स्ट पूर्ण संख्या वो 0 है, प्लस दूसरी है 1, प्लस तीसरी है 2, प्लस चौथी है 3 और पांचवी होगी हमारी 4, डिवाइड बाय टोटल संख्याएं। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, ऐसे मध्य निकल जाएगा। इनका जोड़ आप जब भी करोगे 3 और 3 6 और 4 10, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10/5 कितना आ गया 2, इनका मध्य क्या आ जाएगा 2, और 2 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। समझ में आ गया, 93 94 और 95 बड़े ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 4 त्रिभुजों की भुजाएं जो है वो नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाता है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समकोण से अभिप्राय है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस ये थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, समझ गए, तो यही पाइथागोरस प्रमेय होती है और इसी से हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से आप सभी को ट्राई करोगे तो इनमें से जो फिट बैठने वाला है वो सी वाला है। कैसे, सबसे कर्ण सबसे लंबा होता है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों इसके जोड़ने के इक्वल आते हैं, यानी कि 61 यहां पर लोगे 61 का स्क्वायर। उसके बाद आपका कितना है, हाँ 60 आधार ले लिया, 60 का स्क्वायर प्लस 11 ले लिया हमने लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 21, जब आप 61 का वर्ग करोगे तो 3721 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 121, तो इक्वल किसके आ जाएगा 3721 के। और ये वाला हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर इसका होने वाला था। ठीक है, ये 96 का करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जिसमें माइनस वाली रकम भी आ जाएंगे, 0 इधर -1 -2 -3 -4 इधर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक यहाँ जाएगी और इन्फिनिटी तक अनंत तक यहाँ जाएगी, इनको बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, अब बोला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ऋणात्मक हम ले लेते हैं, -2 ले लिया मैंने, 1 ले लिया -3। ठीक है, जब इनकी हम गुणा करते हैं तो गुणा आएगी इनकी 6 और किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि गुणा करते समय चिन्ह यदि चेंज हो जाते हैं, यदि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, यदि एक प्लस एक माइनस है तब भी माइनस रहेगा, यदि एक माइनस एक प्लस है तब भी माइनस रहेगा, यदि दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस रहेगा। ठीक है, ये फंडा इसमें अपनाना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उनका जो भी गुणनफल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री के हैं, इसका चौथा कोण आपने बताना है। ठीक है, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है,
अब जो नहीं दिया है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी सभी को जोड़ लेते हैं, 75 प्लस 75 प्लस 90, ठीक है, 360 डिग्री। ये हो गया, कितना हो गया, 75 75 150 प्लस ये हो गया 240, ठीक है, 240 डिग्री, ठीक है। अब ये 240 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 360 में से 240 गया, कितना बच गया, 120, और यही हमारा आंसर होगा। 120 डिग्री जो है उसका जो फोर्थ कोण है, चौथा कोण है, वो हो जाएगा। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपने बहुलक बताना है और बहुलक कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बहुलक क्या होता है, इसमें सीधा सा ही आपने कुछ इसमें बढ़ते क्रम में उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बहुलक होता क्या है, बहुलक जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बार आई है, वही बहुलक होता है। तो देख लो 3 है, इसके अंदर 3 आया सिर्फ 2 बार। 4 देख लो, 1 2 3 4 जो है ऐसी संख्या है इस स्टेटमेंट में जो सबसे ज्यादा बार आई है, और वही हमारा बहुलक होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ नंबर 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जब आपको विकर्ण दिए गए हैं समचतुर्भुज में, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा विकर्ण दिए हुए हैं जब समचतुर्भुज के, तब क्या होगा, 1/2 इंटू में फर्स्ट विकर्ण d1 इंटू में d2, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब देख लीजिए 1/2, पहला विकर्ण कितना है 10, दूसरा कितना है 8.2, इसका पॉइंट में खो लेता हूं, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा 10, ठीक है। आप कट कर लीजिए, 10 से 10 कट गया, और ये कितना हो गया, 41 पे गया, ठीक है। 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में, अकेला सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया होगा, 41 देखते ही सीधा डी लगा दिया, नहीं। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, या मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोला गया है, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज जो है वो देय होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको साधारण ब्याज का जो है फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। साधारण ब्याज हमारा होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी कि जो प्राइस हमें दिया गया है, दर क्या रहने वाली है, और समय, दर प्रतिशत में होती है इसलिए उसके नाम का 100 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो रकम दी है उसको पुट करना है। साधारण ब्याज 280 रुपये दिया है, तो हमने 280 रुपये यहाँ लिख देना है, ठीक है। मूलधन कितना दिया है, 56,000 रुपये, ठीक है। दर हमने निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख लो, और समय दिया है 2 वर्ष का, और डिवाइड बाय 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 पहले ही कट कर लो, ठीक है। अब ये जो 560 है बचा हमारे पास, ये इधर गुणा में है, इन सभी के इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 280 डिवाइड बाय 560 इंटू में ये 2 था, ये भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा सिर्फ दर। 100 ऑलरेडी कट चुका है, तो 280 दूनी होता है 560, ऊपर बच गया सिर्फ 1, नीचे 2 गुणा 2 4, यानी कि 1/4 हमारी दर आई, ठीक है। अब 1/4 के अंदर, यानी कि सही के अंदर तो हमारा ऑप्शन दिया नहीं है, हमारा ऑप्शन दिया है प्रतिशत में, तो प्रतिशत हमने निकालना है। चलो 4 को 4 से भाग दे देंगे, 1 को ना जाने की 0, फिर दशमलव, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 प्रतिशत इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, बिल्कुल ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है समांतर श्रेणी आपको दी गई है। समांतर श्रेणी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है, जिसमें जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, इनके बीच का अंतर जो है समान रहे। जैसे 2 और 7 में 5 का अंतर है, 7 और 12 में 5 का अंतर है। ऐसे ही ये क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हैं। 5-5 जोड़ते रहिए जब तक 10वीं टर्म नहीं आ जाती। तो इसका 47 आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 50 नहीं होती, 100 भी होती, तो आप कैसे निकालते? इतना लंबा जोड़ नहीं सकते और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको पता कर a जो होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है सबसे पहली, तो वो 2 है। डी हो n जो है हमसे पूछा गया, यानी कि n यहाँ पर दिया गया, यानी कि लास्ट टर्म इसको बोलेंगे। लास्ट टर्म an हमें 10 दिया भाई। ठीक है, कई बार ये दिया नहीं होता फिर हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर an जो दिया हमें n यानी कि 10वां पद निकालना है, वो पद an ही होता है। ठीक है, या n ही होता है। उसके बाद d क्या होता है? इन दोनों का अंतर, यानी कि 7 में से 2 आप जब घटाओगे तो अंतर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद बस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए an यानी कि a10 निकालनी हमने यहाँ से। a हमारा 2 है प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। d कितना है हमारा? 5 गुणा में 5। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा में 5। 2 प्लस 45। ठीक है, 9 पंजे 45 और 2 47। 47 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा और शॉर्ट में बताता हूं। जब आपको दिया है a10, ठीक है, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? a10 दिया, a10 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 9d लिख सकता हूं। ठीक है, यहीं से शॉर्ट कर दिया। a प्लस 9d लिख सकता हूं मैं इसको। 10 में से 1 गया 9 और वही d सेम यहीं से बना है, बस वैल्यू पुट कर दो। a आपको पता है 2, 9d कितना है? 5, 9 पंजे 45 और 2 47। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोला गया है? 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से कर लो, या तो 72% से निकाल लो, या फिर क्योंकि टोटल होता है 100%। ठीक है, जो भी कोई भी वैल्यू हो हमेशा 100% के इक्वल होती है। या तो 100% में से आप 72% को माइनस कर दो, 28% से निकाल लो। ठीक है, चलो दोनों तरीके से निकाल देते हैं। कैसे? 25 का पहले 72% निकाल लेते हैं। 25 का 72% यानी कि 25 गुणा 72/100। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। 25 चौका 100 और ये होता है 18 चौके 72, यानी कि 25 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसमें रुचि रखते हैं? गणित में। तो जो 25 में से 18 गया 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, यानी कि 7। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ आपको घटाना पड़ा, वहां घटाना नहीं पड़ेगा, यानी कि 28% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो 25 का आप क्या निकाल लो? 28%। क्वेश्चन वही है लेकिन तरीके 2 हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 7 चौका 28, तब आपका सीधा ही आंसर यहां से आ जाएगा 7, और 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए टेबल के अनुसार टेंजेंट 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इधर आ गया 1 माइनस 1, इधर आ गया 1 प्लस 1, तो ये 0/2 आ गया। और 0/2 जब 0 के नीचे कोई रकम आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 105, अगर एक 3 अंक की संख्या 24 और तीसरा अंक है जो x दिया है 9 से विभाजित हो जाती है, तो x में कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो 9 से विभाजित होने के लिए यदि किसी संख्या को हम 9 से विभाजित करते हैं तो उसमें जितने भी अंक दिए हैं उनका जोड़ 9 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें अंक दिए हैं 2 प्लस 4 प्लस x
ठीक है। तो ये 6 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूं, यदि मैं 6 लिखता हूं तो 6 प्लस 6 12, 12 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है 3, 6 प्लस 3 9, तो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो यहीं पर आ गया हमारा, ठीक है। 9 जोड़ूंगा तो इसमें 6 और 9 15, 15 9 के पहाड़े में नहीं आता। अब देखिए 4, 6 प्लस 4 10, 10 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका 3। वैसे लिख कर देख लो, ये 2 x की जगह मैंने लिख लिया 243, 9 से इसको भाग दो, 9 दूनी 18, बच गया 6 24, 9 सत्ते 63, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। 15/35 की तुल्य भिन्न आपने बतानी है कि जिसका हर 7 हो। बस इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सॉरी, सिंप्लीफाई इसको करना है, ठीक है। तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 3/7, 3/7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर दी है और इसकी ऊंचाई जो दी है वो 2 मीटर है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, आपने यूनिट का ध्यान रखना है। बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक बेलन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एक बेलन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक बेलन बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला है इसका आधार, आधार क्या है, नीचे वाला ये, इसकी परिधि दी है। परिधि क्या होगी, यानी कि ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और वृत्त की परिधि हमेशा क्या होती है 2πr। समझ रहे हो बात को। तो 2πr जो है इसके आधार की परिधि होगी, और वो किसके इक्वल दी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 2πr किसके इक्वल दी है, 440 सेंटीमीटर की, और पाई का मान पहले ही इंडिकेट किया है, क्या लेना है 22/7, ठीक है। 22/7 लेना है, तो 22/7 इसमें पुट कर दीजिए पाई की जगह। आर हमें निकालना अभी पता नहीं है, इंटू में आर 440 एज टीज रहेगा। ये इधर ले आओ सभी को, इधर सिर्फ आर हमने रखना है, ठीक है। 440, ये 7 इधर भाग में, इधर आगे गुणा में हो जाएगा, ये इधर गुणा में भाग में हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कट कर लो, 22 दूनी 44, 20 आ गया, ये 10 आ गया। यहां से 70 सेंटीमीटर जो है उसकी त्रिज्या जो है वो आ गई, किसकी, लंब वृत्तीय बेलन के जो आधार है उसकी, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 70 बटे यानी कि 100, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से घट गया, यानी कि 7/10 मीटर में यहां इसको लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, अब बेलन का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक लगने वाली नहीं है, जहां पे फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं होता क्या है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h, ठीक है। πr² h, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। पाई आपको कितना लेना है 22/7, आर भी आपको पता लग गया कितनी है 7/10, इंटू में 7/10, इंटू में h कितनी दी है आपको, वो 2 मीटर दी है, ठीक है। मैंने पूरी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और उत्तर भी हमारा मीटर क्यूबिक में आएगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। अब जो कट सकता है उसको काट लो, ठीक है। अब बाकी की मल्टीप्लाई कर लो, 22 सत्ते 154 होता है, 154 दूनी 308 होता है, ये आ गया 308/100 मीटर क्यूबिक आयतन। लेकिन इसको दशमलव में रखना है हमने, तो ये आ गया 3.08 मीटर क्यूबिक, और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 108। 1998 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कितनी थी 30.3। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है वो आपने बताना है। तो 1 मिलियन में बता दूं आपको किसके इक्वल होता है, 10 लाख के इक्वल होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। बस इसको किससे गुणा कर दो, 30.3 से,
पॉइंट खोने के लिए इसको क्या कर दो, 10 हो जाएगा, एक जीरो इसकी कट कर दो, ये आ गया 30, 30, 2 4 1 5 जीरो पीछे से लग जाएंगे, यानी कि एक तो ऑलरेडी लगा दी, 4 और लगा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब इसको काउंट कर लो, 30, 30 फिर 4 जीरो। ऐसा किस में है, ऐसा किस ऑप्शन में है, 30, 30 फिर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। 30, 30 फिर 4 जीरो, 30, 30 फिर 4 जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 108 का। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। ऐसे इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना था, ठीक है। 109 जो है वो देख लेते हैं। 109 में क्या बोला गया है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है, दूरी फॉर्मूले से, ठीक है। बिंदु 2 3 और बिंदु 4 1 के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये 2 बिंदु हैं, 4 और 1, 2 और 3, ये है x1, ये है y1, ठीक है। ये है x2 और ये है y2, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, रूट करना पड़ेगा किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए x2 क्या है, x2 है 4 और x1 है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हमारा y2 क्या है 1 और y1 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। इधर कर लेते हैं, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस इधर बच गया माइनस के 2, उसका स्क्वायर और पूरे का रूट, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 ही आएगा, प्लस 4, ठीक है, रूट। और ये हो गया रूट 8, ठीक है। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, 2 अंदर रह जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 109 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 110 में क्या बोला गया, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपए, ठीक है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 2 से 3 तरीके से इसको हम करने वाले हैं। कैसे, सबसे शॉर्ट और आसान सुन लीजिए। एक फूलदान का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ही बोल दो उसको, कॉस्ट प्राइस कितना 120 रुपए, ठीक है। उसको 10% हानि पर बेच देता है, बस आप 120 का 10% निकाल लो, यानी कि 10/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 12। अब इसको लागत मूल्य में से घटा दो, 120 माइनस 12, 108 रुपए जो है इसका, वो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक है फॉर्मूला से करने का तरीका। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100, और इधर क्या आ जाएगा इंटू में 100 और 100 माइनस लॉस यानी कि हानि, ठीक है। अब देख लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 120, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने निकालना है इंटू में 100, 100 माइनस हानि, हानि कितनी थी 10, 100 में से 10 घटा देंगे 90, तो इधर ले आओ, ये हो जाएगा 120 गुणा 90 डिवाइड बाई इसके 100 आ जाएगा, और इधर बच जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि ये उधर जाके भाग में, उधर जाके गुणा में, 1 जीरो 1 कट गई, 12 नहीं में 108 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। अब चलिए नेक्स्ट और इसका एक और देख लेते हैं शॉर्ट तरीका, जिससे मैं मोस्टली क्वेश्चन जो है अपने सोल्व आपको करवाता हूँ, ठीक है। वो अच्छा भी है, उससे आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो प्रतिशत का उससे बड़े आसान तरीके से निकल जाता है। कैसे, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए भी हैं, यदि कोई नया बच्चा देख रहा है तो वीडियो देख सकता है जाकर, स्पेशल जो है प्रतिशत की क्लास भी है चैनल पर, और बहुत से क्वेश्चन में पेपर भी है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब कोई प्रतिशत का क्वेश्चन है तो उसको हम प्रतिशत से ही लेकर करेंगे। प्रतिशत यानी कि 10%, 10% को जब हम खोलेंगे प्रतिशत का नाम का नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। मैं इसको कट करूंगा तो इधर आ जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। बात यदि हानि की हुई है तो ऊपर वाली हानि होगी, यदि बात प्रॉफिट की हुई होती तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता। प्रॉफिट को, लाभ को हमेशा जोड़ते हैं,
लाभ तो जुड़ता ही है और हानि हमेशा घटती है, यानी कि ये हमारा रियल होता है, ये रियल कॉस्ट प्राइस होता है, रियल किराया मूल्य होता है, रियल लागत मूल्य होता है। लेकिन होता किसके अनुसार है? ये हमारे अनुसार है, न कि दिया गया उसके अनुसार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, उसको 10% हानि पर बेच दिया। 10 रुपए की कोई चीज खरीद कर हमने उसको 10% हानि पर बेच दिया, यानी कि हमें कितने रुपए की हानि हुई भाई? 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, यानी कि 10 की कोई चीज खरीदी थी, 10% उस पर हानि होगी तो वो बिकी कितने की? 9 रुपए की, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 और कॉस्ट प्राइस 10। खरीदी थी 10 की, 10% उस पर हानि होगी, 1 रुपए की हानि उस पर होगी, वो 9 रुपए की हमने बेच दी। ठीक है, ये तो हो गई स्टेटमेंट हमारे अनुसार जो हमने बनाई है। लेकिन आगे देखिए, आप क्या बोल रहे हैं कि लागत मूल्य, उसके अनुसार लागत मूल्य कितना? 120, और हमारे अनुसार कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है? 10। यहाँ इसके नीचे 120 लिख लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, किराया मूल्य के नीचे किराया मूल्य है। ये हमारे अनुसार 10 था, उसने 120 दिया, इसका कितने गुना है? 12 गुना है। ठीक है, ठीक ऐसे इसको भी किससे गुणा कर दो? 12 से। 12 नहीं मैं 108 रुपए की उसने वो चीज बेची। ठीक है, अच्छा था तरीका। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सोल्व हो जाते हैं जिसके अंदर प्रतिशत दिया हुआ है। तो आपने जो है यदि समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमने है आपसे क्वेश्चन पूछा था 111, जो संख्या शून्य क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। विषम संख्या आपको पता होगा, ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग नहीं होते। अभाज्य सिर्फ आप पे यानी और किसी से भागे नहीं होगी, खुद को छोड़कर। प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होने वाले कौन से हैं? वो पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। 112 में क्या बोला गया है? यदि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी आपसे। अब मैं आपको बता दूं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा के। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट की जगह ये वैल्यू पुट कर लूंगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा की जगह है बी। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, इधर बच गया ए और इधर बच गया 90 माइनस बी। ये बी माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 90 डिग्री। बस कोट बी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। टेंजेंट को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया गया? यदि √1 प्लस एक्स पॉन 144 इक्वल है 13/12 के, तो x का मान आपने बताना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर देंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 169 और 144। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 144 प्लस एक्स, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में ऐड हो जाएगा। 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका? 169। ठीक है, ये दोनों आपस में फिर ये जो नीचे बचेगा यहाँ ऐसे होगा और ये यहाँ ऐसे होगा, मतलब ये कट आउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, समझ गए? ये इसके नीचे आएगा, उधर कट आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा 169 144। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए? 25। ठीक है, समझ गए? थोड़ा बेसिक और मैं आप इसको बता देता हूँ आपको। यानी कि जब ऐसा आपको दिया है 144 की इसके साथ गुणा करनी है और ये ऐड करना है। ठीक है, ताकि ऊपर 13 ये बन जाए। तो आप थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं, 144 गुणा 1 144
और 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 169 होता है, 12 का 144 होता है। 50 तक तो कम से कम आप याद करो, ठीक है। तो 169 लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमने बस 144 में से 169 में से घटा दो, कितना 25, यानी कि 144 इसके साथ गुणा करूंगा तो 144 प्लस इसमें 25 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 169 हो जाएगा, यहाँ 144 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 13/12 के रूट से बाहर आने के बाद, ठीक है। तो ये था, हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, यानी कि इसमें से ही देना है। अब जैसे दो पूर्ण संख्या है 24 गुणा 1 भी, इनका भी गुणनफल 24 हो सकता है। और किसका हो सकता है, और किसका हो सकता है, 12 गुणा 2 का हो सकता है 24, 8 गुणा 3 का हो सकता है 24, 6 गुणा 4 का हो सकता है 24, ठीक है। न्यूनतम संभव योग पूछा आपका, न्यूनतम कितना हो सकता है। न्यूनतम देख लीजिए 24 गुणा, जब इनका जोड़ करोगे तो 25 आएगा, जब इनका जोड़ करोगे तो 14 आएगा, जब इनका जोड़ करोगे तो 11 आएगा। इन संख्याओं का जोड़ पूछ रखा बाद में, ठीक है। जब इनका जोड़ करोगे 6 और 4 का 10 आएगा, तो न्यूनतम कौन सा हुआ 10, और 10 ही ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। समझ गए। तो ये इसका करेक्ट आंसर था 114 का सी, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। 115 में क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, और इनमें से आपने ऑप्शन देना है, ठीक है। सबसे छोटी है 1000, लेकिन 1000 जो है किसका वर्ग है, पूर्ण, पूर्ण वर्ग तो नहीं है किसी का, ठीक है। उसके बाद है 1024, ये करेक्ट आंसर है, ये पूर्ण वर्ग है किसका, 32 का, ठीक है। 32 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1024 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 115 का, ठीक है। नंबर 116 देख लीजिए। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा। तो देखिए -3 से आगे आएगा -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर आ जाएगा -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स जो प्लस में भी होती है संख्या, माइनस में भी होती है। पर एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, क्या बात है वो, यहाँ पर देख लीजिए -1 है और लास्ट में -100 है, लाख है, जो भी है, तो -100 से बड़ा कौन सा होगा, -1 होगा, ये ध्यान रखना है। माइनस में जो संख्या होती है वो पहली वाली आगे वाली से बड़ी होती है, जैसे 8 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 5 और 5 से बड़ी 4 और 4 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 1, यानी कि माइनस का 100 यदि एक तरफ है और माइनस का यदि एक तरफ 1 है तो आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी बड़ी है, तो -1 जो आपकी बड़ी होगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या पूछा है इसने, -3 से छोटी, ये सभी -3 से छोटी हैं, पर -8 से बड़ी, -8 से बड़ी कौन सी है, -7, -6, -5, -4, ये सभी बड़ी हैं 8 से, माइनस से, लेकिन -3 से छोटी है, तो इनकी संख्या कितनी होगी टोटल, 1, 2, 3, 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है, ठीक है, समझिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कम से कम 5 से 6 बार करवाया है, जिसने नहीं देखा तो अभी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन और इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन 118 ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे, या फिर इनसे बेस्ट मिल जाएंगे। सेम है, रकम बदली हो सकती है लेकिन तरीका वही रहेगा, ठीक है। इसलिए सभी वीडियो को आप देखा करो चैनल पर जाकर। आप सिर्फ क्या करते हो कि टेट प्रीवियस ईयर देख लिया, चलो प्रीवियस ईयर से आपकी हेल्प हो सकती है, क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको चैनल पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तरीके होंगे, उनसे रिलेटेड मतलब टॉपिक वाइज बहुत सी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देखो, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, हो सकता है वहां से क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत सी डाल रखी है, आप चैनल पर सभी वीडियो को देखा करो जाके, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब तभी बोल रहा हूँ, जो भी देख रहा है इस वीडियो को सभी ने सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब किए बगैर किसी को नहीं जाना है, आज सब्सक्राइब पक्का करना है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है, आवाज़ थोड़ी बहुत कहीं से आ जाती है, भाई इसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं, कहीं रूम लेके रहते हैं, तो आपको पता ही है बाहर का माहौल कैसा होता है। बहुत सी फैमिलियां रहती है, तो हम किसी को बोल तो सकते हैं ना चुप हो जाओ, हमारे उससे कोई चुप होने वाला भी नहीं है। बच्चे भी हैं, वो शोर शराबा करते रहते हैं, बच्चों को कैसे चुप करवाएंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत कभी साउंड आ जाता है तो उसको इग्नोर किया करो, ठीक है। कभी आप कमेंट करो सर वीडियो में आवाज़ आ रही है ऐसे, तो आप उसको इग्नोर किया करो। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, आवाज़ ना आए पीछे से कोई भी, मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। लेकिन वही पता है आपको, बाहर रहने में होता ही है ऐसा, कभी बाइक निकल गई गली से, कभी कुछ हो गया, तो बाहर का रहना है भाई, बाहर रहते हैं रूम लेके, बाहर ही स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो वीडियो जरूर देखा करो चैनल पर जाकर। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28, उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। चलो मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, पहली संख्या, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, पक्का आएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल किसके होती है, HCF यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, व इंटू में लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर भी लिख देता हूं HCF इंटू में LCM, ठीक है, समझ गए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अब यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जहां जहां दिया वो लिख दो। HCF कितना दिया, 28, इसकी जगह मैंने 28 लिख दिया, इनटू में LCM कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है 336, ठीक है। एक संख्या कितनी दी है, 112, एक संख्या 112 दी है, दूसरी संख्या हमने निकालनी है भाई, यही क्वेश्चन में पूछा गया था या नहीं, ठीक है। यहाँ दूसरी संख्या को एज रहने दो, गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 28 गुणा 336 और इधर 112 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 14 दूनी 28, 14 8 112, जब इसको काटोगे 800 का 32, 8 दूनी 16, तो यहाँ बच गया 2 गुणा 42, 42 गुणा 2 होता है हमारा 84, 84 सी ऑप्शन के अंदर है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 84 आ जाएगी, 84 आ जाएगी, ठीक है। 118 देख लीजिए संख्या है, इसमें आपने स्थानीय मान आपसे पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है, ठीक है। एक होता है जातीय मान, जो अंक है जहां पर है उसका वो वही रहेगा, ठीक है, ठीक है। फेस वैल्यू होती है, एक प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू होगी जो अंक जिस स्थान पर है वही, जैसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 6 की 6 ही रहेगी, ठीक है। फेस वैल्यू, सॉरी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी जहां मर्जी भी हो, ठीक है। लेकिन यदि प्लेस वैल्यू पूछ ली, स्थानीय मान पूछ लिया, तो वहां डिफरेंट हो जाएगा। चलो बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, जैसे छोटी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, स्थानीय मान निकालो। तो कैसे निकालते हैं हम, ये अंक ऐसे ही आएगा, ये अंक है, इसके पीछे जितने अंक है उतनी भी 0 हो जाएगी, एक इसके आगे एक इस, यानी कि यहाँ पर 0 है तो इसलिए 0 0 लिखा। यदि 1 होता तो फिर ये 1 के बाद जितने अंक है उतनी 0 लग जानी थी, यहाँ 10 हो जाना था, ठीक है। अब आगे देख लीजिए 6 के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 3 अंक है तो 3 0 लग जाएगी। उसके बाद आगे 6 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4 तो 4 0 लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही देख लीजिए 4 0 लग जाएगी, ठीक है। तो 6 के बाद 4 0, ठीक है। 6 के बाद 4 0 और क्या है हमारा 600, और क्या है 6 वाले मान हमने रख लिए। अब इनको जोड़ दो, 6 0 6 60 फिर 6 0 6 फिर 0 फिर 6, देख लो 60 606, ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ए, ठीक है। तो चल नंबर 119 में आपको क्या बोला गया है, ये देखो, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। a प्लस बी का स्क्वायर एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है।
ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसको ऐसे ही बना लो। कैसे बना लेते हैं हम, इसमें से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको कर लेते हैं एक साइड और जेड स्क्वायर को अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ही मानो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया यही फॉर्मूला। यानी कि इसको ये बस ए की जगह एक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे भी फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको लिख लेते हैं पहले ए प्लस बी वाली फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस बी वाली में कैसे लिखेंगे हम, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से तो बाहर हो गए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और एक बन जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो देखो कौन सा है इसमें, ये बन जाएगा ए माइनस बी। ए हमारा क्या है, ये पूरा टोटल ए है और ये है बी, ये पूरा टोटल ए है और ये है बी। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक ये बन गया ए प्लस बी, इससे आगे और एक ए बन गया ए माइनस वाई। यानी कि एक बार प्लस में लिखना है, पूरी मैंने यहाँ लिख दी बीच में प्लस, बी है हमारा जेड, उसके बाद एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर चेक करो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, बाकी कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है, तीनों में माइनस है, किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला गया है, 0.0016 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका दशमलव खो लेते हैं, 0.0016 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, दशमलव का नाम का एक, जितने अंक है पीछे उतनी जीरो। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हमने इसका पूरे का क्या कर देना, रूट, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का रूट से बाहर आने के बाद, यानी कि 4 स्क्वायर, और ये किसका होता है, ये 100 का स्क्वायर होता है, 4 जीरो तभी लगेगी, रूट है तो ये कट जाएगा रूट पूरा। तो ये कितना आ गया, 4 बटे कितना आ गया 100। जब इसको हम दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 जीरो है तो इसके आगे जीरो लग जाएगी, एक का नाम का दशमलव फिर जीरो, यानी कि 0.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो हमने ये टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, और